हाय एवरीवन, माय नेम इज नितिन एंड यू आर वाचिंग एनजे कॉम्पिटिटिव ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ये वीडियो आपके मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में मैं बिल्कुल इस टॉपिक को जीरो से लेके चलूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो जरूरतमंद दोस्त हैं आपके, उन तक आप शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेके चलूंगा, इवन क्लास 7, क्लास 8, 9th एंड 10th, ये सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि स्टार्टिंग जो है बिल्कुल जीरो से कर रहा हूँ। और देखेंगे आप, मैं रोजाना इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। ये लेक्चर जो है आपका रोजाना कंटिन्यूअसली चलेगा, तो आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और आप फील करेंगे आफ्टर 7 डेज कि आपने कुछ ज्योमेट्री में बहुत कुछ सीखा है। तो आप चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ज्योमेट्री के इस सिलेबस में पहले हम बात करते हैं पॉइंट की। तो ज्योमेट्री स्टार्टिंग से ही हमें बिल्कुल पॉइंट से लेके चलना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जीरो से हीरो लेके चलना है। तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है ज्योमेट्री में पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। कोई भी डायमेंशनलेस फिगर, इसका कोई भी डायमेंशन ना हो, उसे हम पॉइंट कहते हैं। या फिर आप यूं कहें कि कोई भी एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस जीरो हो, उसको हम पॉइंट कहते हैं, राइट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा पॉइंट है। इसकी ना तो कोई डायमेंशन होती है, इसीलिए हम इसको डायमेंशनलेस फिगर भी कहते हैं। और अगर इसको दूसरी लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो हम इसको एक सर्कल के तौर पर भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी सर्कल विच हैज रेडियस इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड अ पॉइंट, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइन। लाइन क्या होता है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भी अगर आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले उसका क्लैरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए। अगर हम इसको जानते हैं, विद इन परिभाषा अगर इसको पढ़ते हैं, डेफिनेशन के साथ पढ़ते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा बिल्डअप होते हैं। तो हम बात करते हैं लाइन। लाइन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, पॉइंट क्या होता है। पॉइंट आपने जाना कि कोई भी डायमेंशनलेस फिगर हमारा पॉइंट होता है। अगर हम इसी पॉइंट को किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमा देते हैं, राइट। अगर किसी पॉइंट को हम एक सर्टेन डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको घुमा देते हैं, तो हमारे पास जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर फॉर्म होता है, हम उसी को लाइन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट है, अगर हम इसको किसी सर्टेन डायरेक्शन में ले जाते हैं, राइट, जिस तरह से हम इसको ले जा रहे हैं, तो ये आपके पास एक लाइन को फॉर्म करेगा। जैसा कि हमने बताया, सर्टेन डायरेक्शन या फिर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, या फिर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो भी ज्योमेट्रिकल फिगर बनता है उसको हम लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो पा रहा होगा मुझे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि लाइन क्या होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स की। तो टाइप्स ऑफ लाइन्स में हम बात करते हैं, एक होता है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसको हम बोलते हैं सीधी रेखा। एक एक पॉइंट आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब आप एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे तभी इस वीडियो का कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट हो पाएगा। अदरवाइज अगर इसको स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट जाए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें। तो हम बात करते हैं सीधी रेखा। एक सीधी रेखा क्या होती है? मान लिया हमारे प्लेन में, यानी कोई भी समतल है, उसमें कोई दो पॉइंट, राइट। आपके पास कोई दो पॉइंट हैं, ओके। अगर हम इनको मिला देते हैं, या फिर यूं कहें कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम रेखा कहते हैं। इसको हम सीधी रेखा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो दो पॉइंट हैं हमने इनको मिला दिया, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनता है वो एक सीधी रेखा कहलाती है, ठीक है। समझ पा रहे होंगे वो फुल। अब हम बात करते हैं तिरछी रेखा या फिर कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन क्या होता है? कर्व्ड लाइन यानी इसको हम बोल सकते हैं वक्र रेखा। कॉपी और पेन को लेके बैठे हैं आप, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं इसके साथ, और आपके लिए आगे जो नोट्स बनेंगे आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाले हैं। जब भी जैसे जैसे मैं आपके टॉपिक को आगे बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे सारे के सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं यूज इनका करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कर्व्ड लाइन की।
इसको हम बोलते हैं वक्र रेखा। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन में क्या डिफरेंस हो सकता है। कोई भी रेखा, एनी लाइन विच इज नॉट अ स्ट्रेट, कोई भी रेखा जो सीधी ना हो, ठीक है, वो हमारी कर्व लाइन हो जाती है या फिर वक्र रेखा हो जाती है। जैसे कि इसको रिप्रेजेंट करें, नोटिस इसका ये हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये कर्व लाइन है, ये भी आपकी कर्व लाइन को रिप्रेजेंट करती है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि सीधी रेखा और वक्र रेखा में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ लाइन। लेंथ ऑफ लाइन, इसको बोलते हैं हिंदी में रेखा की लंबाई। रेखा की लंबाई कितनी होती है? तो रेखा की लंबाई इनफाइनाइट होती है। क्यों? क्योंकि ना तो इसका इनिशियल पॉइंट आपको पता होता है और ना ही इसका फाइनल पॉइंट पता होता है, इसलिए रेखा की जो लंबाई रहती है वो अनंत होती है। रेखा की लंबाई कितनी होती है? अनंत। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए रैंडमली कि कोई भी लाइन है उसकी लेंथ क्या होगी, तो आप बताएंगे कि उसकी लेंथ हमारी अनंत होती है। बिकॉज इसका रीजन आप दे सकते हैं, ना तो इसका इनिशियल पॉइंट होता है और ना ही कोई फाइनल पॉइंट होता है। नाउ मूव फॉरवर्ड। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। आपको लग रहा होगा कि छोटी छोटी बातें हैं, बहुत छोटी सी सिलेबस का आप सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए आपको ये पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? आपको ये डिफरेंस नहीं पता होगा तो आप कहीं ना कहीं आगे बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे, वहां पर आप मार्क खा सकते हैं। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है। आप लाइन तो जानते हैं क्या होता है। अगर हम लाइन पर, किसी भी लाइन पर अगर दो पॉइंट्स को फिक्स कर देते हैं तो हमारे पास जो पार्ट बनता है उसी को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कोई भी लाइन, इसको हम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही तरफ इसको हम बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसी लाइन पर दो पॉइंट्स को फिक्स कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है? लाइन सेगमेंट। जैसे कि हम बात करें, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ए एंड बी। नाउ दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट बिकॉज इट हैज इनिशियल पॉइंट एज वेल एज फाइनल पॉइंट। इसका प्रारंभिक बिंदु भी पता है आपको और इसका अंतिम बिंदु भी पता है। और किसी भी लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो सर्टेन लेंथ होती है, निश्चित लंबाई होती है इसकी, जो भी आपको गिवन हो, जो भी आपको दिया हो कि आपसे जैसे ज्योमेट्री में आपने कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, यू आर गिवन अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है उसका एक फिक्स डिस्टेंस रहता है जिसको हम A और B से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको यूं लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट AB। तो टाइप्स ऑफ लाइंस में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइंस, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप है हमारा पैरेलल लाइंस। तो इसको देखते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। आपके पास दो लाइंस दिख रही हैं, इन दोनों लाइंस को पैरेलल होने के लिए क्या कंडीशन रिक्वायर है उसके बारे में हम जानते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि इनके बीच अगर हम इनको आगे बढ़ाएं या फिर पीछे भी बढ़ाएं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि एनी टू लाइंस सेट टू बी पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट, राइट। तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, इसको मान लेते हैं हम L1 और इसको मान लेते हैं L2। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इनके लिए एक कंडीशन है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहना चाहिए? आपका सेम रहना चाहिए। सपोज कि यहां पर इस पॉइंट पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है,
तो इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें तो इस पॉइंट पर भी इसका जो डिस्टेंस है वो आपका a होना चाहिए, तभी ये दोनों लाइंस पैरेलल हो पाएंगी। समझ गए होंगे आप लोग। पैरेलल लाइंस अगर हम इनको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, चाहे आप इनको पीछे की तरफ बढ़ाना चाहो, लेकिन इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो ये दो लाइंस आपस एक दूसरे के पैरेलल कही जाएंगी। तो आप इसको नोटेशन में लिख सकते हो कि L1 इज पैरेलल टू L2, राइट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट जो लाइन है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड लाइन इज ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस, या फिर हिंदी में इनको बोलना चाहें तो इनको कहते हैं तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखाएं क्या होती हैं? कोई भी लाइन जो आपकी पैरेलल ना हो उनको हम तिर्यक रेखाएं बोलते हैं, या फिर ट्रांसवर्सल लाइंस बोलते हैं। एनी टू लाइंस और मोर देन टू लाइंस which are not parallel to each other are called transversal lines। जैसा कि हम देख पा रहे हैं L1 and L2, these are two lines, these are not parallel to each other, that is why we call them as a transversal lines, right। नेक्स्ट है आपका, अगली लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। तो तीसरी लाइन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं आप इसको देखेंगे, जैसे कि आपके पास एक L1 एंड L2, आपके पास दो लाइंस दे रखी हैं और ये किसी एक कॉमन पॉइंट पर, एक सर्टेन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस सर्टेन पॉइंट को आप नाम दे सकते हो, इसको हमने मान लिया O पॉइंट है कोई, यानी कि आप इसको बोल पाएंगे व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट देन द टू लाइंस आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि अगर दो रेखाएं किसी एक निश्चित बिंदु पर काट रही हैं तो हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका चौथा पॉइंट है जो आपका बचा हुआ है, कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस, या फिर आप बोले हिंदी में तो इनको बोलते हैं समांगी रेखाएं। समांगी रेखाएं, तो समांगी रेखाएं क्या होती है? आपने पढ़ लिया प्रतिच्छेदी रेखाएं, ऐसी दो रेखाएं जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, हम उनको प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कनकरेंट लाइंस की, तो ये क्या थोड़ा सा सिमिलर है प्रतिच्छेदी रेखाओं से। इसमें क्या होता है कि when two or more than two lines intersect at a common point, when two or more than two lines intersect at a common point, then the lines said to be concurrent lines. Like here these are three lines L1 and L2 and L3, sorry. These three lines intersecting at a common point, this is known as point O. So these three lines are said to be concurrent lines। अगर हम हिंदी में बात करें तो अगर तीन रेखाएं या फिर दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही पॉइंट से जाकर गुजर रही हो, या फिर पास हो रही हो, या फिर उनको इंटरसेक्ट कर रही हो, आपस में म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रही हो, तब हम उन रेखाओं को समांगी रेखाएं कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेखाओं का ये प्रकार आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कोण के बारे में, कोण क्या होता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एंगल्स के बारे में। एंगल क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते हैं कि कोण क्या होता है, कोण आप निकालना जानते हैं, कोण को आप प्लॉट करना जानते हैं, आप एंगल को बनाना जानते हैं, एंगल का आप यूसेज जानते हैं। लेकिन एक्चुअली होता क्या है एंगल, तो हम वो जानते हैं क्योंकि वो जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, थ्योरी सीख रहे हैं, किसी भी टॉपिक की अगर आपको थ्योरी पे जाना है तो आपको जीरो लेवल से आपको चलना पड़ेगा। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस भी आपको याद रहनी चाहिए। तो हम बात करते हैं एंगल की। तो एंगल क्या होता है? जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दो लाइंस हैं। आप इसको कह सकते हो वर्बली कि व्हेन टू लाइंस
inclined, और inclination of two lines is called angle. Inclination of two lines is called angle. या फिर हम बात करें दो रेखाओं का झुकाव ही हमारा क्या होता है, कोण होता है. यानी कि ये दो रेखाएं हैं आपके पास दिख रही हैं, टू लाइंस है, L1 एंड L2 से रिप्रेजेंट की गई हैं. ये एक इनके बीच में झुकाव आपको नजर आ रहा है कुछ ना कुछ, तो यही झुकाव हमारा क्या होता है, एंगल होता है. इसको हम कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, अल्फा, बीटा, गामा या फिर थीटा, आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल. टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार. तो फर्स्ट टाइप आता है आपका एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण. न्यून कोण. एक्यूट एंगल क्या होता है, इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको थीटा दिस इज मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्यूट एंगल. इसको हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि थीटा 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से आपका कम होना चाहिए. तो इस तरह का जो भी आपका एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल. और वी कैन से थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 90. ठीक है. सेकंड है आपका राइट एंगल. राइट एंगल और समकोण. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. कोई भी कोण अगर 90 डिग्री का है हम उसको इजीली समकोण बोल सकते हैं या फिर उसको समकोण बोलेंगे. When angle becomes 90 degree, then angle is said to be right angle, right? Third one is obtuse angle. Obtuse angle, अधिक कोण. अधिक कोण. अधिक कोण क्या होता है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो अधिक कोण हमारा 90 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए बट 180 डिग्री से आपका छोटा होना चाहिए. तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोल सकते हैं और इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ही बोलेंगे. व्हेन थीटा लाइज बिटवीन 90 एंड 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. चौथा टाइप आपको दिख रहा है, जैसा कि टाइप्स ऑफ एंगल में चौथा टाइप है आपका रिफ्लेक्स एंगल. और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, आपका रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए बट आपका 360 डिग्री से छोटा एंगल होना चाहिए. तो इस तरह का एंगल हमारा रिफ्लेक्स एंगल होता है. इसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिक्षेप कोण. इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं हम. हमारे पास दो लाइंस हैं. सपोज ये दोनों लाइंस 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है, यानी 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है. तो अगर हम इसका रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो हमारे पास ये जो एंगल बचता है, ये वाला एंगल, इसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. और आप जानते हैं एक कंप्लीट सर्कल यानी ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360 डिग्री का एंगल प्लॉट करता है. तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये पूरा 360 का हो गया, इसमें से अगर आप 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग एंगल बचेगा उसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल. तो इसमें से 360 माइनस 30 इक्वल्स टू 330. तो ये आपका जो एंगल बनेगा 330 अंश का, जो कि आपका रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. आप यहां पे भी देख पा रहे हैं कि जो भी आपका एंगल आएगा वो आपका 360 से छोटा होगा लेकिन आपका 180 से बड़ा होगा. ठीक है. आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स. आप इनको नोट कर लीजिए, अपने अच्छी तरह से प्रॉपर नोट्स बनाइए इनको. और एक एक पॉइंट को अगर हम धीरे धीरे आगे जब पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तो आपको लगेगा कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे इन पे बेसिस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ सीखा है. अभी तो आपको थ्योरी में हो सकता है कि बोरियत महसूस हो, लेकिन जैसे जैसे हम इसका लेवल को बढ़ाएंगे, ठीक है. और ये जो आपका लेवल है वो आपको 10th 9th 8th में भी आपके बेनिफिशियल रहेगा. लेकिन अगर आप आगे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए
या फिर किसी और की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो क्लास 10th का स्टूडेंट हूं, मैं इतने अच्छे क्वेश्चंस कैसे कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को आप लगातार देखें, एक भी पॉइंट को मिस ना करें। मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करेंगे तो आई होप कि आप उन क्वेश्चंस को भी इजीली कर पाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एंगल्स, उसी में हमारे कुछ एंगल्स और भी रहते हैं एडवांस के, जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं तो हम उसको जानते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा, आपके पास दो एंगल गिवन है, ठीक है। आपको एक अल्फा एंगल दिया हुआ है और एक एंगल बीटा दिया हुआ है, और आपसे कहा जाए कि ये एंगल्स कोटि पूरक है यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनके लिए कंडीशन क्या रिक्वायर होनी चाहिए। तो आपको एक कंडीशन याद रखनी है, व्हेन टू एंगल्स आर गिवन एंड इफ देयर सम इज 90 डिग्री, अगर उनका सम 90 डिग्री है देन दे सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिंपली, बिल्कुल जनरली शॉर्ट, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हमारे पास दो एंगल है अल्फा एंड बीटा, अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। यानी कोई भी दो एंगल्स जिनका सम आपका 90 डिग्री है देन दे सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइक 30 एंड 60, these are complementary angles। 45 and 45 also complementary angles। यानी कि पेयर, ऐसा पेयर जिसका सम आपका 90 डिग्री हो तो वो हमारा कोटि पूरक कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स इनको बोलते हैं समपूरक कोण। समपूरक कोण, सिमिलरली हम मान लेते हैं कि अल्फा एंड बीटा, आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री होता है देन दे सेड टू बी अ सप्लीमेंट्री एंगल्स। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप समझ सकते हैं एग्जांपल के तौर पर 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, 60 डिग्री 90, 60 डिग्री 120 डिग्री, दीज आर द पेयर्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट एंगल है हमारा लीनियर पेयर एंगल्स, इसको बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर जो दो एंगल प्लॉट हो रहे हैं, आपका एक अल्फा है एंड एक बीटा है, तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। आप समझ पा रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन होती है वो आपको 180 डिग्री का एंगल प्लॉट करती है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये आपके अल्फा एंड बीटा आर द टू एंगल्स इज कॉल्ड लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स या फिर इनको बोले तो आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल या फिर आसन्न कोण। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, आपके पास सपोज ये कोई लाइन है ए बी, आपके पास एक ए बी लाइन दिख रही है और इसमें दो लाइंस पी क्यू एंड आर एस। कंडीशन है कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं आपको दिख भी रहा होगा। अगर हम इनको एक्सटेंड करें आगे की तरफ या पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा। तो आपके पास दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस,
आर पैरेलल लाइंस। तो हम बात कर रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स की। तो हमारे पास जो एंगल ये बनेगा एंगल अल्फा, और ये मान लिया हमने एंगल बीटा, तो ये दोनों एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ठीक है, समझ आ गया हो? ये आपके पास पी क्यू एंड आर एस दो आपके पैरेलल लाइंस हैं, और इनसे जो एंगल बन रहा है अल्फा पी क्यू एस, और ये आर एस क्यू, अल्फा एंड बीटा आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षा विमुख कोण। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा कि आपके पास दो लाइंस हैं L1 एंड L2, ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां पर आपके एंगल्स बन पा रहे हैं कुछ, एक ये एंगल अल्फा और ये एंगल बीटा। तो ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं आपके, वर्टिकली अपोजिट। जैसा कि आपको दिख रहा है इसके ये अपोजिट है अल्फा, इसके अपोजिट बीटा है, तो ये दोनों आपके एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं इनको, और इनका वैल्यू जो है हमेशा सेम रहता है, अल्फा इक्वल्स टू बीटा। अब ये जो है आपका इधर का ये भी एंगल, अगर हम इसको और कुछ नाम दे देते हैं, इसको मान लेते हैं हम ए और बी, देन these angles are also said to be vertically opposite angles and they are also equal to each other. So we can write them A equals to B. तो आप समझ गए होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया सारे के सारे आप नोट कर लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इनको, और हम आगे बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं जो कि आपको समझ आएगा कि इसका एप्लीकेशन क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। क्वेश्चन ये है कि द वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन ये है उस कोण का मान बताइए जो अपने संपूरक कोण का 3 गुना है। तो पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं पहले ही, संपूरक कोण क्या होते हैं, यानी कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा छोटे से छोटी बात को मैं बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं। तो उसी पे बेस हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। पहले तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व करने की कोशिश की होगी। चलो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ द एंगल विच इज थ्राइस ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। सो हम मान लेते हैं, लेट एंगल्स, एक एंगल हमने मान लिया अल्फा एंड तीसरा एंगल हमने मान लिया थ्राइस ऑफ अल्फा। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, एक अल्फा मान लिया, एक थ्राइस ऑफ अल्फा मान लिया। These two angles are supplementary angles। और आप जानते हो, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, सप्लीमेंट्री एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। यानी दो एंगल्स जिनका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहां पर आपके पास दो एंगल्स दिख रहे हैं, अल्फा एंड थ्राइस ऑफ अल्फा। अगर हम इनको ऐड करें तो इनका हमारा सम 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो हम यहां से हम अल्फा की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो अल्फा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। अल्फा प्लस थ्राइस ऑफ अल्फा 4 अल्फा इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहां से अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 45 डिग्री। तो आपके पास एक वैल्यू आ गई 45 एंड अनदर वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्राइस ऑफ अल्फा इक्वल्स टू थ्राइस मल्टीप्लाइड बाई 45 एंड दिस विल बिकम 3 5 15, 3 4 12 एंड 135। फर्स्ट एंगल इज 45 एंड सेकंड एंगल इज 135। आप यहाँ पे देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, दो एंगल से इनका अगर आप सम करोगे तो 180 डिग्री आना चाहिए, जो कि हमारा आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जिन्होंने किया उनकी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया वो आप यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपके पास फिगर दिख रहा है, दो लाइंस है L1 एंड L2, एक दूसरे के पैरेलल है, और तीसरी लाइन है आपकी L3 जो कि ट्रांसवर्सल लाइन है। जब भी दो लाइंस के पैरेलल एक लाइन ट्रांसवर्सल है, जो कि आपके दो स्पेसिफिक पॉइंट पर, यानी कि कोई सर्टेन पॉइंट है जिन पर आपकी इंटरसेक्ट कर रही है, जिससे कि आपकी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जिनको मैंने नोट करके दिया हुआ है, एंगल 1, एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हम डिस्कस करेंगे
करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस फिगर में आपको देख पा रहे हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे। तो आपका एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 5 दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल रहते हैं। और जैसा कि इधर से देखें तो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। इन दिस फिगर आसन्न कोण, जिसको हम बोलते हैं आसन्न कोण। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था आसन्न कोण क्या होते हैं। जब भी आपकी दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो उनके बीच में जो एंगल्स बनते हैं एंगल 2 एंड एंगल 5, इनको हम बोलते हैं आसन्न कोण यानी कि एडजेसेंट एंगल्स, और इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल रहता है। तो वी कैन राइट हियर एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो these pairs of angles are called adjacent angles। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। एंगल 3, थोड़ा ये नीचे का रब कर देते हैं। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। Similarly, angle 5 equals to angle 7 and angle 6 equals to angle 8। तो ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और इनकी वैल्यू भी हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। हम इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। राइट, आप समझ पा रहे होंगे, इससे पहले हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। अब हम बढ़ते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके दो तरह के होते हैं। एक तो आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल रहता है और एक आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करें तो दो तरह से रहता है हमारा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब देखो एंगल 2 एंड एंगल 8, इन दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा और हम इनको बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर बने हुए हैं, इसलिए हम इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे। और अगर हम बात करें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की तो हम बात करते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली हम देख सकते हैं यहां पर एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5, दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 6, दीज आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फिगर। हमने सर हर एंगल को डिस्कस किया है और अब हम आगे पढ़ते हैं कि डिग्री, रेडियन और ग्रेड में क्या रिलेशन होता है। आप डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे और इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ग्रेड में क्या होता है और क्या नहीं होता, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहे नोट कर सकते हो, आप स्क्रीन को स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ एंगल। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी यूनिट बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कोई भी क्वांटिटी हो, उसको रिप्रेजेंट करना है हमें तो उसके साथ हमें यूनिट को जरूर लेना पड़ता है। तो हम बात करेंगे यूनिट ऑफ एंगल। तो पहला है आपका डिग्री, सेकेंड वन इज रेडियन एंड थर्ड वन इज ग्रेड। ये आपके पास 3 यूनिट दिख रही है। हम एंगल को इन्हीं यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इनमें रिलेशन क्या होता है। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, हम जानते हैं पाई 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है हमारा।
यानी कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। अगर हम बात करें 1 डिग्री तो पाई अपॉन 180 रेडियन। यहां से आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर आप किसी भी डिग्री वैल्यू को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। आप समझ पा रहे होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास अगर आपके पास दिया है कि 30 डिग्री, यू हैव टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाई पाई अपॉन 180, यानी कि आपको 30 डिग्री को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा रेडियन में हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास डिग्री है। अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180, ठीक है। तो आपको 30 डिग्री कम करना है तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास दे रखी है पाई बाई 180, तो आप यहाँ पे 30 का निकालना है आपको, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाइड बाई पाई अपॉन 180। सो इजी कैलकुलेशन आपकी। तो ये आपका पाई बाई 6 रेडियन। तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लिया, यानी कि अगर आप किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो आपको सिंपली पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे ही हमें रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना होता है उसको भी जरा देखते हैं। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अब देखिए आपके पास लिखा हुआ है 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। अगर हम 1 रेडियन की बात करें, 1 रेडियन, तो क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई, ठीक है ना। 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई, और आप जानते हो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन 22 अपॉन 7 आपका ऊपर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 180 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 57 डिग्री 17 मिनट 34 सेकेंड्स हमारे पास कुछ वैल्यू ये आने वाली है, यानी कि 57 डिग्री आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। 57 डिग्री 17 मिनट एंड 34 नहीं, यहाँ पे 44 होता है, ठीक है, 44 सेकेंड। ये आपका जो वैल्यू आ गया वो आपका डिग्री में हो गया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अब देखो सिंपली अगर आपके पास कोई भी वैल्यू रेडियन में दे रखी है तो यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 180 अपॉन पाई, लाइक 2 पाई बाई 3, ये रेडियन में है 2 पाई बाई 3 रेडियन। आपसे कहा जाए कि रेडियन की वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करो तो आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे इसमें पाई 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 60 टाइम्स हो जाएगा ये, 2 मल्टीप्लाइड बाई 60। सो हियर इज योर रिजल्ट, वी कैन राइट इट इन डिग्री। सो ये आपका हो गया 120 डिग्री। तो आपने कन्वर्जन सीख लिया, आप डिग्री से रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे किसी वैल्यू को और रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेशन था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रेड की। ग्रेड क्या होता है, अब वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए। ग्रेड, 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 डिग्री होता है। 1 ग्रेड इक्वल्स टू 100 डिग्री, ओके। तो यानी कि आपके पास अगर 1 ग्रेड दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो 100 डिग्री दे रखा है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि 360 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट कीजिए, तो आप जानते हो कि 1 ग्रेड में 100 डिग्री होता है, तो आप इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगा अपॉन 100, 3.6 ग्रेड, ओके गाइस। तो हमने रिलेशन जाना, जो आपके यूनिट्स ऑफ एंगल्स थे उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, डिग्री में और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, और ग्रेड से हम इसको कैसे को रिलेट कर सकते हैं वो हमने आज सीखा। और अब हम अगली वीडियो में
इसके जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बेस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जो भी पॉसिबल होंगे लाइंस एंड एंगल्स के, हम उनको डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और जैसा कि आपको दिख रहा है द स्किल एजुकेशन, अगर आप या फिर आपके भाई बंधु या फिर आपके कोई कलीग जो एसएससी या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो करंट अफेयर्स से अवेयर रहना चाहते हैं, डेली अपडेट लेना चाहते हैं, और कोई भी वैकेंसीज यानी गवर्नमेंट वैकेंसी से जुड़ी कोई भी नई खबर अगर जानना चाहते हैं, तो हमारे इस एजुकेशन चैनल द स्किल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और हाँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।